बीरबल और वो मोची जिसने राजा के जूते उतारकर दिल की बात कह दी। एक दिन की बात है, शाही दरबार में अकबर बादशाह गुस्से से तमतमाए बैठे थे। दरबार का माहौल गर्म था, जैसे सब कुछ तलवार की धार पर चल रहा हो। वजह, राजमहल के बाहर एक गरीब मोची ने बादशाह की सवारी के सामने खड़े होकर ऐसा कुछ कह दिया था जो दरबारियों के कानों में झर जैसा लगा। बादशाह सलामत, जूता बड़ा है या पैर? यही वो वाक्य था जो उस मोची ने मुस्कुराते हुए कहा था। बस फिर क्या था? सिपाही उसे पकड़ लाए, दरबार में पेश किया गया। पर इस बार मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि उस मोची ने बादशाह के जूते उतारने से पहले यह सवाल किया था और उसे इस बात की कोई शर्म नहीं थी। अकबर ने गुस्से में पूछा, तू कौन होता है मुझसे ऐसा सवाल पूछने वाला? मोची ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैं तो बस आपके पैर से जूता उतार रहा था। सोचा जो बड़ा होगा उसकी इज्जत पहले कर लूं। दरबार में कुछ दरबारी हंसे, कुछ चुप रहे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता थी। तुम्हारा नाम क्या है? बीरबल ने पूछा। मेरा नाम है सादिक। और काम? जूते सिलता हूं, पांव पड़ता हूं, इंसान पहचानता हूं। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अकबर ने कटाक्ष करते हुए कहा, पांव पड़ता है? अब यह क्या नया तमाशा है? सादिक मुस्कुराया, हुजूर, जैसा एक ज्योतिषी चेहरा देखकर भविष्य बताता है, मैं किसी के पैरों को देखकर उसका मिजाज, तकदीर और तमन्ना जान लेता हूं। बीरबल की आंखों में अब गहरी चमक थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्यों ना आज इस मोची की परीक्षा ली जाए। अगर यह वाकई पांव पढ़कर इंसान पहचान सकता है तो कुछ दिलचस्प होगा। अकबर बोले, और अगर यह झूठा निकला तो इसकी सजा मैं तय करूंगा। बीरबल ने कहा। सहमति मिल गई। परीक्षा की तैयारी बीरबल ने 3 नकाबपोश लोगों को लाया जो अलग अलग तबके से थे। एक दरबारी, एक भेष बदले गायक और एक सामान्य सैनिक। तीनों को खास तरीके से तैयार किया गया, बिना किसी खास पहचान के। सादिक को सिर्फ उनके पैर दिखाए गए। पहले पैर देखे सादिक ने और कहा, यह आदमी ताकत में है लेकिन दिमाग से कमजोर। इसकी एड़ियां गहरी हैं। यह आदेश मानता है लेकिन खुद निर्णय नहीं लेता। वह सैनिक था। दूसरे ने जैसे ही पैर बढ़ाए, सादिक थोड़ी देर तक चुप रहा। यह पैर बहुत सधे हुए हैं, लेकिन अंगूठा थोड़ा चिपका है। यह आदमी हर बात में खुद को श्रेष्ठ मानता है, पर भीतर से डरा हुआ है। बीरबल मुस्कुराए। वह दरबारी था जो अकबर की नजरों में अक्सर खुद को बुद्धिमान दिखाता। अब तीसरे की बारी आई। सादिक ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह तो गायक का पैर है जो अपनी धुन में जीता है और दुनिया को बदलने की चाह रखता है, लेकिन उसे खुद अपनी पहचान की तलाश है। बीरबल बोले, सही कहा, यही भेष बदला गायक है। दरबार में तालियां बज उठीं। अब सभी सादिक को ध्यान से देखने लगे। अकबर बोले, लेकिन मेरे पैरों से क्या जाना था? सादिक ने आंखें झुका लीं, फिर शांत स्वर में कहा, बादशाह सलामत, आप बेहद सजग, न्यायप्रिय और विचारशील हैं, लेकिन आपके पांव की गर्मी इस बात का इशारा करती है कि आपसे सच कहना सबको मुश्किल लगता है, और जो राजा से उसका सच न कह सके वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा, जूता बड़ा है या पैर? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने खुद जूते उतारे और सादिक को खुद बैठने को कहा। बीरबल चुपचाप यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता अब गंभीरता में बदल गई थी। राज का संकेत कई दिनों तक सादिक दरबार में बुलाया जाता रहा। कभी वह किसी घायल सैनिक के पैर देखता, कभी किसी व्यापारी की चाल में छुपी मक्कारी बताता। बीरबल ने देखा कि सादिक सिर्फ मोची नहीं है, उसके भीतर कुछ और भी है। एक दिन बीरबल ने अकेले में उससे पूछा, सादिक, तुम सच में सिर्फ मोची हो? सादिक ने हंसते हुए जवाब दिया, सिर्फ जूते सीने वाला नहीं हूं साहब, कई बार इंसान भी सी दिया है जो बिखरे बिखरे थे। बीरबल का माथा ठनका। कभी कोई ऐसा जूता सिया है जो अपने आप चल पड़ा हो? हुजूर, एक बार एक आदमी आया था, उसके जूतों के अंदर एक कागज था, बहुत पुराना। उसमें किसी का नाम नहीं था, बस एक लकीर खींची थी और नीचे लिखा था, जिसके पैर इसमें फिट हो जाएं, वो सच्चा मालिक है। बीरबल चौंक गए। वो कागज अब कहां है? मेरे पास है, लेकिन वो लकीर जिस पैर से मैच हुई थी वो किसी राजा की नहीं, एक भिखारी की थी। बीरबल अब पूरी तरह से सजग हो चुके थे। उन्होंने सादिक को आदेश दिया,
वो कागज कल दरबार में लाना, और उस भिखारी को भी। अगले दिन दरबार में वह भिखारी लाया गया। नाम था सुब्बा। चेहरा साधारण पर नजरें असाधारण। बीरबल ने जब उससे सवाल किया, तुम्हें यह कागज कैसे मिला? तो सुब्बा बोला, मैं नहीं जानता जनाब, यह कागज मेरे फटे हुए जूते में दबा हुआ मिला था। मोची सादिक ने ही देखा और कहा, कहीं तू ही तो नहीं? लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मेरा क्या? अकबर ने कागज देखा। वाकई वह काफी पुराना था, बिना नाम, बिना मुहर, सिर्फ एक लकीर, और वो रहस्यमयी वाक्य। बीरबल अब कुछ समझ चुके थे, लेकिन कुछ अभी भी अधूरा था। सादिक ने धीरे से कहा, एक बात और है, जब मैंने उस लकीर को पढ़ा तो लगा जैसे ये मेरी नहीं, किसी और की बात कह रही है, जैसे ये लकीर किसी को पहचान दिलाने आई है। एक अजीब प्रस्ताव उसी दिन दरबार में बीरबल ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। जहां अपना, क्यों ना हम दरबार में एक दिन पांव दिवस मनाएं, जिस दिन हर दरबारी, हर सिपाही और हर नौकर चाकर बिना नाम बताए अपने पैर इस कागज से मिलाए। अगर कोई उसमें फिट हो जाए तो सच्चा मालिक सामने आ जाएगा। अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, और अगर कोई फिट नहीं हुआ? बीरबल मुस्कुराए, तो सादिक झूठा और मैं भी। अकबर ने मंजूरी दी। दरबार में नया मोड़ पांव दिवस के दिन पूरे महल में हलचल थी। सैकड़ों लोग आए, हर किसी के पैर उस रहस्यमयी लकीर से मिलाए गए, पर कोई मेल नहीं खा रहा था। और अंत में एक नई आवाज आई, क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूं? सबने देखा, वो महल का सबसे नया बावर्ची था। नाम था रऊफ। सादिक ने कागज निकाला। रूफ ने अपने पैर रखे और पूरा दरबार चुप। लकीर में उसका पैर पूरी तरह से फिट बैठा था। बीरबल ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखें किसी और पर टिकी थीं, सादिक पर, क्योंकि सादिक की मुस्कान कुछ और कह रही थी। और उसी वक्त सादिक ने कहा, वो कागज असली नहीं था। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल ने सादिक की ओर देखा। अब तुम बताओगे कि असली मालिक कौन है? सादिक ने कहा, जिस दिन मैं दरबार लाया गया था उसी दिन असली मालिक भी आपके सामने था, और वो कोई और नहीं। उसके शब्द अधूरे ही थे कि महल की छत पर अचानक एक आवाज गूंजी, सादिक, तू नहीं बचेगा अब। और तभी बीरबल और वो मोची जिसने राजा के जूते उतारकर दिल की बात कह दी। अंतिम भाग। सादिक, तू नहीं बचेगा अब, महल की छत से आई यह अचानक चीख पूरे दरबार को स्तब्ध कर गई। सबकी निगाहें ऊपर उठीं। एक नकाबपोश व्यक्ति काले लिबास में लिपटा हुआ महल की छत पर खड़ा था। उसके हाथ में एक धनुष था जिसकी दिशा सीधे सादिक की ओर थी। अकबर ने कड़ककर सिपाहियों को आदेश दिया, उस पर पकड़ बनाओ। पर नकाबपोश तेजी से छत की रेलिंग से नीचे कूदा। जैसे ही सिपाही भागे, वह महल की पिछली दीवार से फुर्ती से लटक कर नीचे कूद गया और भीड़ में गायब हो गया। बीरबल तुरंत सादिक के पास पहुंचे। कौन था वो? उन्होंने पूछा। सादिक अब पहले से ज्यादा गंभीर था। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, वही जिसकी वजह से मैं दरबार आया हूं, वही जिसने असली कागज को बदलवाया, और वो जानता है कि मुझे सच्चाई मालूम है। सच्चाई? अकबर ने पहली बार उत्सुकता से पूछा। सादिक ने गहरी सांस ली और बोले, हुजूर, अब वक्त है आपको बताने का कि वो लकीर और वो कागज क्या था। असली कहानी, करीब 10 साल पहले एक राज्य के वजीर की हत्या हुई थी। उसकी गद्दी खाली हो गई, लेकिन मरने से पहले वजीर ने एक कागज बनवाया था जिसमें उसकी मुहर नहीं थी, सिर्फ एक लकीर थी और एक वाक्य, जिसके पैर इस लकीर से मेल खाएं वही मेरी गद्दी का असली वारिस है। उस राज्य की परंपरा थी कि वजीर अपनी सत्ता किसी खून से नहीं, काबिलियत से सौंपता है। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। सादिक ने आगे कहा, पर उस कागज को छुपा लिया गया, एक नकली कागज बनवाया गया ताकि किसी और को बैठाया जा सके। पर असली कागज गलती से एक भिखारी के पुराने जूते में चला गया, जिसे बाद में मैंने मरम्मत के लिए पाया। तब तुमने सोचा उसे दरबार में लाकर असलियत उजागर करोगे? बीरबल ने कहा। नहीं। सादिक ने सिर हिलाया। मैं डर गया था, लेकिन जब आपने मेरी बातों पर ध्यान देना शुरू किया, जब आपने मुझसे पूछा क्या तुम सिर्फ मोची हो, तभी मैंने तय किया कि अब बात छुपानी नहीं, खोलनी है। अकबर कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन वो कागज,
जिसे दरबार में लाया गया था वो तो नकली था और उसमें रऊफ का पैर फिट आया। यही वो चाल थी, बीरबल बोले, जिससे सादिक ने सबको धोखे में रखकर असली दुश्मन को बाहर लाने की योजना बनाई थी। सादिक ने धीरे से स्वीकारा, मैं चाहता था वो नकाबपोश समझे कि मैंने सच्चाई नहीं बताई और वह अपना अगला कदम उठाए, और देखिए वो अब खुलकर सामने आ गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, जहां अपना अब हमें असली कागज की तलाश करनी होगी और उस भिखारी सुब्बा से बात करनी होगी। सादिक ने जेब से एक पुराना तह किया हुआ कागज निकाला। यह असली है, उसने कहा। मैंने जानबूझकर इसे दरबार में नहीं लाया। डर था कि अगर वो नकाबपोश यह देख लेता तो यह कागज भी मिटा देता और सुब्बा भी। बीरबल ने वह कागज हाथ में लिया। कागज पुराना था, किनारों पर हल्का सा जला हुआ, पर लकीर साफ थी। नीचे लिखा था, जिसके पैर इस लकीर से मिले वह न्याय करेगा और उसके निर्णय से न कोई ऊंचा होगा न नीचा, वह सच्चा वजीर होगा। अब बारी थी सुब्बा की परीक्षा की। सुब्बा की सच्चाई। सुब्बा को दोबारा बुलाया गया। वह कांप रहा था। सादिक ने उसकी ओर बढ़कर कहा, भैया अब वक्त है सच का। सुब्बा ने अपने पैर उस लकीर पर रखे और इस बार पूरा दरबार सांसें थामे देखता रहा। फिट, पर अब भी शंका बाकी थी। अकबर ने कहा, अगर यही वजीर बनने लायक है तो इसकी समझ का भी इम्तिहान होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, और वही मैं लूंगा। बीरबल ने 3 सवाल पूछे। 1, अगर 2 इंसान न्याय मांगते हैं और दोनों ही सही हों तो तुम किसे दोगे? सुब्बा बोला, जिसके साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि सही होना और अन्याय सहना 2 अलग बातें हैं। तो अगर तुम्हारा अपना भाई गलत निकले और सजा मिलनी हो तो क्या करोगे? अगर मैं सच्चा वजीर हूं तो उसका सगा नहीं हूं। कानून के सगे सब होते हैं और सब बराबर। 3, अगर राजा खुद गलत हो जाए तो? सुब्बा ने आंखें उठाकर सीधे अकबर की आंखों में देखा। तब मैं पहले खुद को सजा दूंगा कि मैं समय रहते सच न दिखा सका, और फिर राजा को आईना। पूरे दरबार में सन्नाटा था। अकबर बोले, और तुम्हारा नाम सुब्बा क्यों पड़ा? सुब्बा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि सब कुछ सहा मगर झुका नहीं, सब बर्दाश्त किया। अकबर ने कुर्सी से उठकर कहा, आज से तुम हमारे सलाहकार बनोगे, और बीरबल, तुम्हारी पैनी नजर और सादिक की सूझबूझ ने जो न्याय लाया है वो सिर्फ इस दरबार नहीं, पूरे राज्य की ताकत है। बीरबल बोले, जहां सच्चाई को पांव मिले वहां झूठ कितना भी बड़ा जूता पहन ले फिसल ही जाता है। दरबार ठहाकों से गूंज गया। अंत का नया मोड़ बादशाह ने सादिक को राजकीय मोची घोषित किया, लेकिन साथ में उसे विशेष सलाहकारों की पंक्ति में भी एक जगह मिली। पैर पहचानने वाला अब इंसान नहीं, इंसानियत की भी पहचान करेगा, बीरबल ने कहा। अकबर ने मोहर लगाई और सुब्बा को कहा, जो तेरे भीतर है वो ताज से बड़ा है। चल, ताज अब सिर नहीं, सेवा के लिए है। और उस शाम जब दरबार खत्म हुआ, बीरबल अकेले बैठकर कुछ लिख रहे थे। तभी एक सिपाही आया और बोला, हुजूर, महल के बाहर वही नकाबपोश दोबारा आया है, लेकिन इस बार उसने कहा है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली वजीर कौन था और किसने उसकी हत्या की। बीरबल ने कलम रखी और मुस्कुराकर बोला, अब कहानी पूरी नहीं, असली शुरू होने वाली है। समाप्त। अगली कहानी। एक मसाला बेचने वाला बोला, बीरबल की बातों में तेल नहीं घुलेगा। एक दिन की बात है, अकबर दरबार में ऊब कर बैठे थे। न कोई गंभीर मुद्दा था, न कोई नया वाद विवाद। बीरबल भी कुर्सी पर बैठे ऊंघते नजर आ रहे थे। इतने में महल के बाहर से आवाजें आने लगीं, गरम मसाला, रस भरा इलायची मसाला, हंसते हंसते चुटकी भर डालो और खाना। बोले, वाह, बीरबल की तरह जुबान पे जादू है। बीरबल चौंक कर उठे, महाराज, आपने सुना? अकबर हंसे, कहीं तुम्हारे नाम पर अब मसाले भी बिकने लगे क्या? उसी समय एक सिपाही भीतर आया। जहां पनाह, बाहर एक मसाले वाला खड़ा है, कह रहा है कि उसके मसाले इतने असरदार हैं कि अकबर दरबार की सारी बहसें वो ही सुलझा सकता है। बीरबल मुस्कुराए, अब कोई मसाला ही अगर बुद्धिमत्ता में मुझसे मुकाबला करना चाहे तो देखना चाहिए कि उसमें कितना जायका है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर बुलाया जाए। मसाले वाले की एंट्री दरबार के बीचों बीच एक रंग बिरंगे कपड़े पहने, लंबी मूंछों वाला, कांधे पर बंधी पोटली लिए
एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दाखिल हुआ। नाम? बीरबल ने पूछा। नाम है फखरुद्दीन पाटिया मसालची। मिर्च से लेकर मिश्री तक बेचता हूं, पर आज एक और मसाला लाया हूं, अक्ल का मसाला। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। और यह मसाला कैसे काम करता है? बीरबल ने अब रुचि से पूछा। बस जुबान से बात निकालो और मेरे मसाले से मिलाओ। जो सच है वो खुद बोल उठेगा और जो झूठ है उसकी जबान जल उठेगी। अकबर चौंके। मतलब तुम झूठ और सच का फर्क मसाले से बता सकते हो? हुजूर, मेरे मसाले में चुटकी नहीं लगती, दिमाग लगते हैं। बीरबल अब सचमुच उत्सुक हो गए थे। मसालची की चुनौती। एक बात कहूं? फखरुद्दीन बोला। बीरबल को लोग चतुर कहते हैं, पर उनकी बातों में तेल नहीं घुलता। उनका जवाब मजेदार जरूर होता है, पर कभी कभी उसमें नमक कम पड़ता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल पहली बार ऐसे व्यक्ति से सुन रहे थे जिसने सार्वजनिक रूप से उन पर तंज कसा हो, और वो भी मसाले के बहाने। तो आप कह रहे हैं, बीरबल बोले, कि मेरी बुद्धिमत्ता फीकी है और आपका मसाला उसे स्वाद दे सकता है? नहीं हुजूर, फखरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी बातों में स्वाद है, पर कभी कभी घमंड की मिर्च ज्यादा हो जाती है। मैं वही संतुलन लाने आया हूं। अकबर ने तुरंत ऐलान किया। तो फिर हो एक प्रतियोगिता, बीरबल बनाम फखरुद्दीन मसालची। मुकाबला शुरू। अकबर ने घोषणा की। 3 प्रश्न बीरबल पूछेंगे, 3 प्रश्न फखरुद्दीन। जो ज्यादा चतुर जवाब दे वही विजेता। पहला सवाल। बीरबल, अगर तुम्हें 2 बोरी मसाले मिले, एक में सच्चाई हो, एक में झूठ, तो तुम कैसे पहचानोगे कौन सी है? फखरुद्दीन, जिसमें सच्चाई है वो हल्की होगी, क्योंकि सच्चाई में दिखावा नहीं होता। झूठ भारी होता है, क्योंकि उसे संभालने में कई बहाने लगते हैं। दरबार में ठहाका। दूसरा सवाल। फखरुद्दीन, अगर दरबार के सारे मसाले एक आदमी खा जाए तो सबसे ज्यादा असर किस मसाले का होगा? बीरबल मुस्कुराए। नमक का, क्योंकि नमक अगर ज्यादा हो तो राजा भी गुलाम लगने लगे। अकबर खुद हंसी रोक नहीं पाए। चतुराई की परतें, सवाल जवाब मजेदार होते गए। फखरुद्दीन ने एक बार कहा, मैं मसाले बेचता हूं, पर दिल का सौदागर हूं। मेरी चटनी में खटास नहीं, सिर्फ सच्चाई है। बीरबल ने उसी अंदाज में जवाब दिया, सच्चाई अगर सिर्फ चटनी में हो तो रोटी कौन खाएगा? पर अब फखरुद्दीन ने एक पर्चा निकाला। उस पर कुछ लिखा था और बोला, यह रही मेरी असली चुनौती। इसमें एक पहेली है। इसका जवाब अगर बीरबल न दे पाए तो मैं मानूंगा कि मेरी बातों में तेल नहीं घुला, और अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो मैं पूरी जिंदगी उनके नाम का मसाला बेचूंगा। बीरबल ने कागज लिया। उस पर लिखा था, एक ऐसा मसाला बताओ जो न बाजार में मिलता है न बर्तन में, पर हर रिश्ते को टिकाकर रखता है। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, सम्मान। यही वो मसाला है जो न दिखाई देता है न सूंघा जा सकता है, पर जिसके बिना हर चीज फीकी है। फखरुद्दीन मुस्कुराया। बिल्कुल सही। लगता है मेरी बातों में सचमुच तेल नहीं घुला। बीरबल की बातों में तो घी है। खेल बदला, चाल बदल गई। मुकाबला समाप्त हुआ, पर तभी बीरबल ने कहा, अब मेरी बारी। आखिरी सवाल। मान लीजिए, बीरबल बोले, आपका सबसे बड़ा मसाला चोरी हो जाए, और चोरी करने वाला वो हो जो कभी आपके ही मसाले से झूठ पकड़ता था, तब आप क्या करेंगे? फखरुद्दीन का चेहरा एक पल को पीला पड़ गया। क्योंकि हमें खबर मिली है, बीरबल ने तेज आवाज में कहा, कि आपने एक खास मसाला बनाकर शाही बावर्चियों को बेचा, जिसमें नींद की भारी मात्रा मिली थी, और उसी दिन महाराज के भोज में शामिल कई मेहमान रात भर सोते रहे और उनकी अंगूठियां गायब मिली। सिपाही सन्न रह गए। ये झूठ है, फखरुद्दीन बोला। बीरबल ने अपने रूमाल से उसकी पोटली खोली। अंदर से कुछ बटुए, सोने की अंगूठियां और शाही रसोई के मुहर वाले मसाले के डिब्बे निकले। अकबर गरजे, तो तू एक चोर है? लेकिन फखरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, मैं अकेला नहीं हूं, और मैं जो मसाला बनाता हूं उसमें जो सबसे तेज तत्व है वो है बदला। बीरबल ने झटपट इशारा किया। सिपाही उसे पकड़े, पर उसी क्षण फखरुद्दीन ने अपनी पोटली जमीन पर फेंकी। एक तेज धुआं उठा और दरबार भर गया तीखे मसालों की खट्टी मीठी गंध से। जब धुंध छटी, फखरुद्दीन गायब था।
आखिरी मोड़ बीरबल ने जमीन पर पोटली के पास एक छोटा कागज देखा। उस पर लिखा था, अब मसाले नहीं बचाएंगे बीरबल, अब तुम्हें वो चखना पड़ेगा जो सबसे कड़वा है। इंतजार करो, मेरा अगला मसाला राजसी भ्रम होगा। बीरबल ने धीरे से कागज उठाया, मुस्कुराए और बोले, शायद अब मुझे भी थोड़ा मसालेदार सोचना होगा। बीरबल ने कहा, अब यह मसाला दरबार में नहीं, दिलों में लगेगा। दरबार में तेज मसालों की गंध अब धीरे धीरे छूट रही थी, पर बीरबल के मन में उठी चिंता की धुंध और भी गहरी हो चली थी। वो आदमी कोई साधारण मसालची नहीं था। उसकी चालाकी, उसकी भाषा, उसका पल भर में दरबार से गायब हो जाना, सब कुछ किसी योजना की ओर इशारा कर रहा था। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, अगर वो आदमी वाकई कोई अपराधी है और हमारे अतिथियों के साथ हुई चोरी में उसका हाथ है, तो उसे पकड़ना अब हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह वो मसाले नहीं बेचता था, वो भ्रम बेचता था, लेकिन अब उसे बेनकाब करने का समय है। तहकीकात की शुरुआत बीरबल ने सबसे पहले शाही बावर्चियों को तलब किया। उन्होंने बताया कि मसाले वाला 2 दिन पहले आया था और दावा किया था कि उसके मसाले से भोजन में ऐसा स्वाद आएगा कि राजा खुद उसे हमेशा के लिए नियुक्त कर लेंगे। उसने एक विशेष डिब्बा हमें दिया था, एक बावर्ची बोला, और कहा था कि बस एक चुटकी डालना। हमने वही किया, लेकिन उस रात दावत में बैठे 5 मेहमानों की अंगूठियां वाकई चोरी हो गईं। बीरबल ने वह डिब्बा मंगवाया और मसाले को हल्के हाथ से सूंघा। सुगंध के नीचे कुछ और था, एक ऐसा रासायनिक मिश्रण जो नींद लाने में सक्षम हो सकता था। तो उसने सिर्फ स्वाद का नहीं, समय का भी मसाला मिलाया था। बीरबल बुदबुदाए। एक योजना। बिना मसाले के बीरबल ने आदेश दिया कि राजधानी के सभी मसाले वालों को एक एक करके दरबार में बुलाया जाए। सैकड़ों में से कुछ ने फखरुद्दीन को पहचाना, पर सबका कहना था कि वह कभी एक जगह टिकता नहीं, आज लाहौर तो कल इलाहाबाद। तभी बीरबल ने एक और आदेश दिया, शहर में फैलाओ कि दरबार में एक नया मसाला प्रतियोगिता होगा, जिसमें विजेता को राजकीय मसालची की उपाधि मिलेगी और साथ ही 500 स्वर्ण मुद्राएं। बाजार में खलबली मच गई और ठीक 3 दिन बाद दरबार में 50 से अधिक मसाले वाले उपस्थित हुए। सभी अपनी पोटलियां लाए थे और सभी का दावा था कि उनका मसाला सर्वोत्तम है। बीच में एक चेहरा बीरबल को कुछ जाना पहचाना लगा। रंग बदला हुआ था, पोशाक साधारण, आंखों में चश्मा और मूंछें कुछ छोटी, पर चाल वही थी। वो लचक, वो घुमाव और वो मुस्कान छुपी नहीं रह सकी। बीरबल की चाल। बीरबल मंच पर आए और बोले, आज हम एक ऐसा परीक्षण करेंगे जिसमें हर मसाले वाले को एक पत्ते पर अपना सबसे विशेष मसाला देना होगा, लेकिन ध्यान रहे, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ या नींद लाने वाली वस्तु मिली हो तो तुरंत पहचान ली जाएगी। सबने अपने मसाले पेश किए। जब वह संदिग्ध आदमी, जिसे बीरबल फखरुद्दीन मान रहे थे, अपनी पोटली से मसाला निकालने लगा, बीरबल ने इशारे से 2 सैनिकों को सतर्क कर दिया। आपका नाम? बीरबल ने पूछा। रज्जाक लाहौरी, उसने जवाब दिया। मैं पहली बार यहां आया हूं। मसाले का नाम? शाही जादू मसाला। बीरबल ने चुटकी भर मसाला उठाया, उसे एक पान के पत्ते पर रखा और कहा, यह मसाला मैं महाराज को नहीं, एक बंदर को दूंगा। अगर बंदर भी तुरंत मुस्कुराए या झूमे तो मैं मान लूंगा इसमें कोई विशेषता है। दरबार में हंसी गूंजने लगी। बंदर को पान का पत्ता खिलाया गया। 15 सेकंड, फिर 30, फिर बंदर एक झपकी लेने लगा। बीरबल ने वहीं हाथ उठाया। जहां पनाह, यह वही मसाला है जिसमें नींद लाने का तत्व है, और यह वही व्यक्ति है जिसने पिछले हफ्ते शाही मेहमानों के भोजन में यह मिश्रण मिलाया था। सैनिकों ने तुरंत रज्जाक उर्फ फखरुद्दीन को पकड़ लिया, पर जैसे ही उन्होंने उसे बांधने की कोशिश की, उसने जोर से चिल्लाया, मैंने कहा था ना, बीरबल की बातों में तेल नहीं घुलेगा, लेकिन आग तो जरूर लग सकती है। उसने अपनी कमर से एक छोटी थैली निकाली और जमीन पर फेंकी। जोरदार धमाके की आवाज हुई और कुछ देर के लिए पूरा दरबार धुएं में ढंक गया। जब धुआं हटा, फखरुद्दीन जमीन पर पड़ा था, बेहोश। बीरबल ने उसकी धड़कनें देखी, वो जिंदा था। अंतिम संवाद दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने राजा से कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण चोर नहीं है, यह एक ऐसा व्यक्ति है
जिसने चतुराई को व्यवसाय बना लिया और अपराध को कला। इसका नाम बदलता रहा, चेहरा भी, लेकिन इसकी असली पहचान सिर्फ इसकी चालाकी से की जा सकती है। अकबर ने सिर हिलाया। और तुमने उसकी चाल भी पकड़ ली, मसाले का सच भी, और अपना वादा भी निभाया कि बीरबल की बातों में भले ही तेल ना हो, पर बुद्धि की धार अब भी सबसे तीखी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, अब इस दरबार में मसाले नहीं, मसलों की बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हर बात में मसाले ढूंढते रहेंगे तो सच्चाई कभी नहीं पचेगी। अकबर ने जैसे ही बीरबल की पीठ थपथपाई, दरबार में तालियां गूंज उठीं। फखरुद्दीन को कारावास भेजा गया और उसका नाम दरबार के काले पन्नों में दर्ज कर लिया गया। और बीरबल ने दरबार में हल्के से मुस्कुराकर कहा, आज से मैं भी अपने जवाबों में थोड़ा स्वाद रखूंगा, लेकिन मिर्च कम, नमक ज्यादा। कहानी यहीं समाप्त होती है। समाप्त। अगली कहानी। जब एक सिकंदरी कवि ने कहा, मैं बीरबल की रचना से बड़ा शेर लिख लूंगा। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शान और शौकत से सजा था। मखमली गलीचों पर अमीर उमराह बैठे थे, हाथों में पंखा झलते सेवक खड़े थे, और बीरबल अपनी आदत के मुताबिक दरबारियों के बीच बैठे हुए किसी चुटीली बात पर धीमे से मुस्कुरा रहे थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक ऊंचे सुर में आवाज आई, मुझे इजाजत चाहिए, मैं सिकंदर से आया हूं, शायरी की तलवार लेकर। दरबार का सन्नाटा टूट गया। सबकी नजरें दरवाजे की ओर घूमी। अंदर आया एक लंबा, गौर वर्ण का, काली पगड़ी और रेशमी अचकन में लिपटा अजनबी। उसकी चाल में एक शायराना गुरूर था और आंखों में वो लहर जो अक्सर समंदरों से भिड़ने का दम रखती है। मेरा नाम है बुठा जाफर अली सिकंदरी और मैं आया हूं बीरबल को चुनौती देने। बादशाह अकबर ने कुर्सी पर आगे झुकते हुए कहा, किस बात की चुनौती जाफर? जहां पनाह, जाफर बोला, मैं शायरी में बीरबल से श्रेष्ठ हूं। मैंने सुना है आपके दरबार में ये बीरबल अपने चतुर उत्तरों से लोगों को हंसाता है, सोचने पर मजबूर करता है, पर क्या कभी किसी ने उसे कविता में आजमाया है? बीरबल ने धीमे से ताली बजाई और मुस्कुराकर कहा, वाह, आज तो सुबह की चाय भी कविता के प्याले में ही मिलेगी। दरबार हंसी से गूंज उठा। जाफर बोला, मजाक उड़ाइए बीरबल साहब, पर मैं सादा नहीं आया। मैं चाहता हूं एक प्रतियोगिता हो, आप और मैं शेर में भिड़े, और जिसका शेर ज्यादा गूंजे वही कहलाए दरबार का सबसे बड़ा कवि। बादशाह मुस्कुराए। मजेदार बात है बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल ने आंखें मिचमिचाईं। जहां पनाह, अगर मुकाबला भाषा का है तो तलवारें नहीं, कल में चलेंगी। मैं तैयार हूं। कविता का संग्राम, पहला दिन। अगले दिन दरबार की बैठक कुछ अलग ही थी। दरबार को फूलों से सजाया गया था। मंच के दोनों ओर एक एक ऊंचा आसन रखा गया था, एक जाफर के लिए, एक बीरबल के लिए। बीच में एक सुनहरी घड़ी टिकी थी जो वक्त की सीमा तय करती थी। हर शायर को दो दो शेर पढ़ने थे और निर्णायक खुद बादशाह अकबर और 8 अन्य वरिष्ठ दरबारी बनाए गए। सबसे पहले जाफर ने अपनी आवाज में जादू घोला। जो खुद से ना हारे वही सिकंदर होता है, बीरबल जैसे कलमकार बस अफसाना होता है। दरबार में कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ ताली बजा बैठे। बीरबल ने बिना माथा सिकोड़ते हुए जवाब दिया, जिसने खुद को हरा ना पाया वो कभी समझदार नहीं होता। सिकंदर भी जब लौटा था तो खाली हाथ था, बादशाह नहीं होता। दरबार वाह की गूंज से भर उठा। पहला दौर बीरबल के नाम रहा। दूसरा दौर शेर में चालाकिन जाफर। अब तेजी से अगला शेर दागता है। मैं लफ्जों का समंदर हूं, बीरबल तो झील है, उसकी बातों में चालाकी है, मेरी सोच में फकीरी की रील है। बीरबल ने पलटवार किया। झील शांत हो तो चांद उतर आता है उसमें, समंदर को तो बस लहरें आती हैं, ठहराव नहीं होता उसमें। अब दरबारियों की मुस्कुराहट बदल गई थी। अब वे बीरबल की रचनाओं में सोच भी ढूंढने लगे। तीसरा दौर, जब शेर राजनीति छू गया। जाफर थोड़े चिढ़ते हुए बोले, मुझे न ताज चाहिए न इनाम का कप, मुझे चाहिए बस बीरबल की कलम का चुप। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जो कलम से डर जाए वो शायर नहीं होता। तू बीरबल की चुप मांगता है, तू फकीर नहीं दरबारी होता। अब दरबार में हा हा की हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ दरबारी अपनी मूंछों में हंसने लगे और जाफर का चेहरा थोड़ा बुझ गया। बीरबल का खास शेर जिसने सबका मुंह बंद कर दिया। बीरबल ने एक लंबी सांस ली
और अपनी जगह से खड़े हो गए। पूरा दरबार शांत हो गया। अब मैं एक शेर कहूंगा, बीरबल बोले, जो मेरी तरफ से अंतिम होगा। और उन्होंने पढ़ा, शेर वो नहीं जो तुकबंदी करे तलवार की तरह, शेर वो जो खामोशी में भी सच्चाई की गूंज दे हर बार। कुछ पल की खामोशी, फिर ताली, फिर शोर, फिर चारों तरफ से बीरबल जिंदाबाद की आवाजें। जाफर ने हाथ जोड़े। मैं हार गया, लेकिन एक बात कहूंगा, बीरबल की शायरी नहीं, उसकी सोच जीतती है। मैं तो बस शेर लाया था, पर वो पूरी किताब ले आया। बादशाह अकबर ने उठकर कहा, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि उसकी चतुराई सिर्फ तर्क में नहीं, शब्दों की गहराई में भी है। पर जाफर, तुमने भी जो साहस दिखाया वो काबिल तारीफ है। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं हुई। अगले दिन एक दरबारी ने बीरबल को एक पत्र दिखाया जो रात में महल के बाहर मिला था। पत्र में लिखा था, जो शब्दों से जीता है, कभी उन्हें ही हार का कारण भी बनाना पड़ता है। बीरबल, अगली बार लड़ाई टुक की नहीं, तजुर्बे की होगी। एक अनजाना शायर। बीरबल ने पत्र पढ़ते हुए धीरे से मुस्कुराया। अब ये कोई और है, जाफर नहीं, पर जो भी हो, अगली बार फिर से रंग जमेगा। जब एक बेनाम शायर ने बीरबल की सबसे बड़ी कविता चुरा ली। दरबार की वो सुबह बाकी दिनों से अलग थी। बीरबल हमेशा की तरह समय पर पहुंचे, पर आज उनके चेहरे पर एक हल्की सी रेखा थी जो उत्सुकता और शंका के बीच झूल रही थी। उन्होंने जैसे ही अपना स्थान लिया, एक दरबारी दौड़ता हुआ आया। बीरबल जी, आपकी वो कविता जो आपने दरबार में सुनाई थी, वो अब आगरा के कवि सम्मेलन में भी किसी और ने पढ़ी है। बीरबल ने चौंक कर पूछा, क्या कहा? मेरी कविता किसी और की जुबान से? जी हां, दरबारी ने घबराकर जवाब दिया, और लोगों ने समझा वो उसी की है। अब तो लोग उसे शेरों का सुल्तान कहने लगे हैं। बीरबल उठ खड़े हुए। मुझे तुरंत वो कविता चाहिए, उस बेनाम शायर की जो मेरी कविता को अपनी बना बैठा है। आगरा का कवि सम्मेलन। बीरबल अगली सुबह आगरा पहुंचे। शहर में हो रही महाकवि मिलन सभा का माहौल पूरे शबाब पर था। मंच पर एक काले रंग की रेशमी पगड़ी पहने, लंबा, छरहरा और रहस्यमय चेहरा, जो खुद को अल्फाज कहता था, शेर सुना रहा था। हम वो हैं जो परछाइयों में भी चिराग जलाए। बीरबल की सोच भी हमारे मुंह से निकले तो और गहराए। बीरबल चुपचाप बैठ गए, भीड़ में, चेहरे पर पगड़ी लपेटकर। यह तो सीधा चोरी है, लेकिन बड़ा सफाई से पेश की गई है। सभा खत्म होते ही बीरबल ने आयोजनकर्ता से कहा, मैं इस अल्फाज नामक शायर से मिलना चाहता हूं। बताओ, यह कहां ठहरा है? किसी को नहीं पता जनाब, आयोजक ने कहा। वो न रात को ठहरता है, न दिन को दिखता है, बस आता है, शेर सुनाता है और गायब हो जाता है। कहते हैं उसे कोई चेहरा नहीं पहचान पाया। बीरबल की अगली चाल, बीरबल राजधानी लौटे और सीधा अकबर से मिले। जहां पनाह, इस बार मेरी लड़ाई किसी दरबारी से नहीं, किसी पहचान छुपाने वाले शायर से है, जो मेरी रचनाएं चुराकर खुद को मशहूर कर रहा है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम्हारा नाम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर कोई और उसका इस्तेमाल करे तो वो ताकत शर्म बन सकती है। बीरबल ने कहा, इसलिए अगली सभा मैं खुद आयोजित करूंगा, दिल्ली में, शायरों के सामने, और इस अल्फाज को खुली चुनौती दूंगा। दिल्ली में शब्द युद्ध महोत्सव 5 दिनों के भीतर पूरे देश भर में ऐलान हो गया। दिल्ली में बीरबल और अल्फाज के बीच शब्द युद्ध। विषय जिसने खुद लिखा वही सच्चा शायर। इनाम सोने की कलम और सम्राट की स्वीकृति। सभा में हजारों की भीड़ जुटी। बीरबल मंच पर थे, कंधों पर हल्का सा रेशमी दुपट्टा, हाथ में कागज नहीं, बस अपनी याददाश्त और अपने शब्द। घड़ी की सुइयां जब शून्य पर पहुंची, अल्फाज मंच पर चुपचाप आया। अब की बार उसके चेहरे पर नकाब था। उसने कहा, बीरबल साहब, मैं शायर हूं, और शायरी को पहचान से नहीं, अल्फाज से जानी जाती है। अगर आपके शेर अच्छे हैं तो मैं मान जाऊंगा, पर जो भी यहां जीतेगा उसका नाम अमर हो जाएगा। बीरबल ने कहा, नाम से नहीं, सच्चाई से अमरता मिलती है। शुरू कीजिए, लेकिन याद रखिए, किसी और की रचना को अपने मुंह से बोलना शेर नहीं, शर्म कहलाती है। शेरों की जंग, जुबान की तलवारें। अल्फाज ने अपना पहला शेर सुनाया। मैं नींद में भी लिखता हूं वो जो बीरबल सोचता है, कलम मेरी चले तो दरबार तक हिलता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
ख्वाब में जो लिखे वो हकीकत में दिखता नहीं, जो दूसरों का हो वो कलाम बनता नहीं। अल्फाज, मैंने जली रूहों से आग उठाई है, बीरबल की रचनाओं को फिर चमक दिलाई है। बीरबल, जली रूहों से आग चुराना आसान है, पर राख से उम्मीद जलाना मुश्किल है। अब मंच पर एक हड़कंप सा था। दोनों की बातों में गहराई थी, पर बीरबल के जवाब सीधे दिल में उतरते थे। सच्चाई की दरार तभी एक साधारण से वस्त्रों में युवक मंच की ओर दौड़ते हुए आया। उसके हाथ में एक पुराना रजिस्टर था। उसने चिल्लाकर कहा, यह रजिस्टर अल्फाज का है। मैं इस मंच का सफाई कर्मी हूं। 2 रात पहले यह गलती से उसके कमरे में गिर गया था। इसमें बीरबल की रचनाओं की पूरी नकल है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अल्फाज के नकाब के पीछे से आंखें भरी। वह चुप रहा। बीरबल ने उसे देखा और धीरे से कहा, शब्द चुराना आसान है, पर वो भाव नहीं मिलते जो लिखते समय दिल रोता है। क्या तुम बताओगे तुम कौन हो? उसने धीरे से नकाब हटाया। वह कोई प्रसिद्ध कवि नहीं, बल्कि एक किताबों की दुकान का सहायक था। नाम फैजान। मैंने बस शौक में आपकी कविता की नकल की थी। फैजान बोला। फिर लोगों ने ताली बजाई, नाम दिया और मैं बह गया। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, गलती हर कोई करता है, पर सुधारने की हिम्मत बहुत कम में होती है। तुमने आज हिम्मत दिखाई है। अब कलम चलाओ, लेकिन अपने अल्फाज से। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि शब्दों की दुनिया में भी न्याय बुद्धि से होता है। पर कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। सभा समाप्त होने के बाद बीरबल को एक और पत्र मिला। इस बार सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था, शब्दों की चाबी आपने पाली है, पर अगली बार हम मिलेंगे तर्क और तजुर्बे की दुनिया में, जहां हर जवाब एक सवाल बन जाएगा। तर्कशील। बीरबल ने पत्र पढ़ा, फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, लगता है अब अगला मुकाबला शेरों से नहीं, सवालों से होगा। जब एक रहस्यमय दार्शनिक ने बीरबल से पूछा, तुम सोचते हो या सिर्फ जवाब देते हो? अकबर के दरबार में उस दिन एक गहरी शांति छाई हुई थी। पिछले दिनों की घटनाओं ने सबको सोच में डाल दिया था। पहले एक बेनाम शायर ने बीरबल की कविता चुराई, फिर रहस्य से भरा पत्र आया जिसमें लिखा था, जहां हर जवाब एक सवाल बन जाएगा। पत्र पर नाम था तर्कशील। अकबर ने बीरबल को बुलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, तो बीरबल, अब की बार कौन आएगा? शायर तो हार गया, अब तर्कशील कौन है? बीरबल गंभीर स्वर में बोले, जहां पनाह, शेर चुराना आसान था, पर तर्क वो आदमी को नंगा कर देता है। अब कोई आ रहा है जो मेरे जवाबों को सवालों से तौलना चाहता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर देखना होगा बीरबल जवाब देता है या सच में सोचता है। तर्क सभा, एक नई परीक्षा दरबार में घोषणा हुई। एक विशेष सभा आयोजित की जाएगी, जहां बीरबल को तर्कशील नामक एक रहस्यमय विचारक से सार्वजनिक सवाल जवाब की परीक्षा देनी होगी। यह कोई साधारण बहस नहीं थी, बल्कि विचारों का युद्ध कहा गया। दरबार में उस दिन कोई हीरे जवाहरात नहीं चमक रहे थे। चमक रहा था तो सिर्फ ज्ञान। सभा शुरू हुई। सामने मंच पर बीरबल बैठे थे। अकबर, तानसेन, राजा टोडरमल सभी उत्सुकता से बैठे थे। भीड़ में कोई हलचल नहीं थी। तभी दरबार के पिछले दरवाजे से एक लंबा, दुबला, ऊंचे माथे वाला व्यक्ति आया। उसकी आंखें तेज थीं, चाल में संयम था। उसने न सलाम किया न झुका, बस एक छोटी सी मुस्कान देकर बीरबल के सामने बैठ गया। मुझे तर्कशील कहा जाता है, उसने कहा। बीरबल बोले, नाम की तरह तर्क भी हो तो मजा आ जाएगा। पहली चुनौती। मौन में प्रश्न। तर्कशील ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी उंगलियों से एक चक्र बनाया और बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए, फिर बोले, आप पूछ रहे हैं जीवन क्या एक चक्र है? क्या हम सब लौटते हैं वहीं जहां से चले थे? तर्कशील ने सिर हिलाया। बीरबल बोले, जीवन चक्र नहीं, यात्रा है। फर्क यह है कि चक्र में घूमना पड़ता है और यात्रा में चुनना पड़ता है। मैं घूमता नहीं, चलता हूं। दरबार में धीमा सा तालियां बजने लगी। दूसरी चुनौती। सवाल को ही सवाल से मारो। तर्कशील बोले, अगर मैं कहूं सच वही होता है जो लोग मान लें, तो तुम क्या कहोगे? बीरबल बोले, फिर तो बारिश भी नहीं होती जब तक लोग ना माने कि बादल आए हैं। तर्कशील मुस्कुराया। बीरबल आगे बोले, सच वो नहीं जो बहुमत माने, सच वो है जो अकेला भी खड़ा रह जाए।
सबके खिलाफ होकर भी। तीसरी चुनौती, जवाब जो जवाब ना हो। तर्कशील ने तीसरा सवाल पूछा, अगर तुम सोचते हो तो खुद से कब सवाल करते हो? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जब मैं सोचता हूं तो जवाब नहीं मिलता, जब मैं सवाल करता हूं तब सोचता हूं, और जब सोचता हूं तब पाता हूं कि जवाब जरूरी नहीं, बस सही दिशा जरूरी है। तर्कशील ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी झलक दिखी, जैसे वो किसी खोई हुई चीज को पा गया हो। चौंकाने वाला मोड़ तभी तर्कशील ने कहा, अब मेरी अंतिम चुनौती, और यह सवाल तुमसे नहीं, दरबार से है। उसने पूरी सभा की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है बीरबल हमेशा सही होता है? दरबार चुप। फिर एक बुजुर्ग उठे, जिनकी दाढ़ी घुटनों तक थी। उन्होंने कहा, बीरबल सही इसीलिए होता है क्योंकि वो जानता है कि वो गलत हो सकता है, यही उसे बाकी सबसे ऊपर करता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और यही उत्तर इस तर्कशील सभा का भी है। तर्कशील का रहस्य खुला। अकबर ने तब पूछा, तर्कशील, अब तो बताओ तुम कौन हो? तर्कशील ने धीमे स्वर में कहा, मैं बीरबल का छात्र रहा वर्षों पूर्व, लेकिन मैंने सिर्फ उसके जवाब सीखे, सवाल करना कभी सीखा ही नहीं। आज जब उसे देखा तो समझ आया, बीरबल जवाब नहीं देता, वो दिशा देता है। फिर उसने आगे बढ़कर बीरबल के पैर छुए। बीरबल ने कहा, जिस दिन तुमने मुझसे सवाल किया उसी दिन तुमने मुझसे बड़ा काम किया। गुरु वो नहीं जो उत्तर दे, गुरु वो है जो अपने उत्तरों से सवालों को जन्म दे। अकबर ने खड़े होकर तालियां बजाईं। दरबार में सन्नाटा टूट गया। अब वहां सिर्फ गूंज रही थी बुद्धि की, विचार की और एक सच्चे गुरु शिष्य भाव की। समापन उस दिन के बाद न कोई और शायर बीरबल से भिड़ा, न कोई तर्कशास्त्री उसे गलत साबित करने आया। दरबार में फिर से रचनाएं होती थीं, पर अब लोग सुनते नहीं, समझते थे, क्योंकि अब हर शब्द के पीछे बीरबल की सोच का साया था। अकबर ने उस दिन कहा, बीरबल की जीत शब्दों में नहीं थी, वो जीत थी सोचने के अधिकार की। और यहीं वो अनोखा अध्याय समाप्त हुआ, जहां एक शायर, एक तर्कशील और एक सम्राट ने मिलकर बीरबल की आत्मा को उसके सबसे बड़े उत्तर से मिला दिया। समाप्त। एक दिन की बात है, शाही दरबार में अकबर बादशाह गुस्से से तमतमाए बैठे थे। दरबार का माहौल गर्म था, जैसे सब कुछ तलवार की धार पर चल रहा हो। वजह, राजमहल के बाहर एक गरीब मोची ने बादशाह की सवारी के सामने खड़े होकर ऐसा कुछ कह दिया था जो दरबारियों के कानों में झर जैसा लगा। बादशाह सलामत, जूता बड़ा है या पैर? यही वो वाक्य था जो उस मोची ने मुस्कुराते हुए कहा था। बस फिर क्या था? सिपाही उसे पकड़ लाए, दरबार में पेश किया गया। पर इस बार मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि उस मोची ने बादशाह के जूते उतारने से पहले यह सवाल किया था और उसे इस बात की कोई शर्म नहीं थी। अकबर ने गुस्से में पूछा, तू कौन होता है मुझसे ऐसा सवाल पूछने वाला? मोची ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैं तो बस आपके पैर से जूता उतार रहा था, सोचा जो बड़ा होगा उसकी इज्जत पहले कर लूं। दरबार में कुछ दरबारी हंसे, कुछ चुप रहे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता थी। तुम्हारा नाम क्या है? बीरबल ने पूछा। मेरा नाम है सादिक। और काम? जूते सिलता हूं, पांव पड़ता हूं, इंसान पहचानता हूं। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अकबर ने कटाक्ष करते हुए कहा, पांव पड़ता है? अब यह क्या नया तमाशा है? सादिक मुस्कुराया, हुजूर, जैसा एक ज्योतिषी चेहरा देखकर भविष्य बताता है, मैं किसी के पैरों को देखकर उसका मिजाज, तकदीर और तमन्ना जान लेता हूं। बीरबल की आंखों में अब गहरी चमक थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्यों ना आज इस मोची की परीक्षा ली जाए। अगर यह वाकई पांव पड़कर इंसान पहचान सकता है तो कुछ दिलचस्प होगा। अकबर बोले, और अगर यह झूठा निकला तो इसकी सजा मैं तय करूंगा। बीरबल ने कहा। सहमति मिल गई। परीक्षा की तैयारी बीरबल ने 3 नकाबपोश लोगों को लाया जो अलग अलग तबके से थे। एक दरबारी, एक भेष बदले गायक और एक सामान्य सैनिक। तीनों को खास तरीके से तैयार किया गया, बिना किसी खास पहचान के। सादिक को सिर्फ उनके पैर दिखाए गए। पहले पैर देखे सादिक ने और कहा, यह आदमी ताकत में है लेकिन दिमाग से कमजोर। इसकी एड़ियां गहरी हैं। यह आदेश मानता है लेकिन खुद निर्णय नहीं लेता। वह सैनिक था। दूसरे ने जैसे ही पैर बढ़ाए, सादिक थोड़ी देर तक चुप रहा। यह पैर बहुत सधे हुए हैं,
लेकिन अंगूठा थोड़ा चिपका है। यह आदमी हर बात में खुद को श्रेष्ठ मानता है, पर भीतर से डरा हुआ है। बीरबल मुस्कुराए। वह दरबारी था जो अकबर की नजरों में अक्सर खुद को बुद्धिमान दिखाता। अब तीसरे की बारी आई। सादिक ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह तो गायक का पैर है जो अपनी धुन में जीता है और दुनिया को बदलने की चाह रखता है, लेकिन उसे खुद अपनी पहचान की तलाश है। बीरबल बोले, सही कहा, यही भेष बदला गायक है। दरबार में तालियां बज उठीं। अब सभी सादिक को ध्यान से देखने लगे। अकबर बोले, लेकिन मेरे पैरों से क्या जाना था? सादिक ने आंखें झुका लीं, फिर शांत स्वर में कहा, बादशाह सलामत, आप बेहद सजग, न्यायप्रिय और विचारशील हैं, लेकिन आपके पांव की गर्मी इस बात का इशारा करती है कि आपसे सच कहना सबको मुश्किल लगता है, और जो राजा से उसका सच न कह सके वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा, जूता बड़ा है या पैर? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने खुद जूते उतारे और सादिक को खुद बैठने को कहा। बीरबल चुपचाप यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता अब गंभीरता में बदल गई थी। राज का संकेत कई दिनों तक सादिक दरबार में बुलाया जाता रहा। कभी वह किसी घायल सैनिक के पैर देखता, कभी किसी व्यापारी की चाल में छुपी मक्कारी बताता। बीरबल ने देखा कि सादिक सिर्फ मोची नहीं है, उसके भीतर कुछ और भी है। एक दिन बीरबल ने अकेले में उससे पूछा, सादिक, तुम सच में सिर्फ मोची हो? सादिक ने हंसते हुए जवाब दिया, सिर्फ जूते सीने वाला नहीं हूं साहब, कई बार इंसान भी सी दिया है जो बिखरे बिखरे थे। बीरबल का माथा ठनका। कभी कोई ऐसा जूता सिया है जो अपने आप चल पड़ा हो? हुजूर, एक बार एक आदमी आया था, उसके जूतों के अंदर एक कागज था, बहुत पुराना, उसमें किसी का नाम नहीं था, बस एक लकीर खींची थी और नीचे लिखा था, जिसके पैर इसमें फिट हो जाएं, वो सच्चा मालिक है। बीरबल चौंक गए। वो कागज अब कहां है? मेरे पास है, लेकिन वो लकीर जिस पैर से मैच हुई थी वो किसी राजा की नहीं, एक भिखारी की थी। बीरबल अब पूरी तरह से सजग हो चुके थे। उन्होंने सादिक को आदेश दिया, वो कागज कल दरबार में लाना, और उस भिखारी को भी। अगले दिन दरबार में वह भिखारी लाया गया। नाम था सुब्बा। चेहरा साधारण पर नजरें असाधारण। बीरबल ने जब उससे सवाल किया, तुम्हें यह कागज कैसे मिला? तो सुब्बा बोला, मैं नहीं जानता जनाब, यह कागज मेरे फटे हुए जूते में दबा हुआ मिला था। मोची सादिक ने ही देखा और कहा, कहीं तू ही तो नहीं? लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मेरा क्या? अकबर ने कागज देखा। वाकई वह काफी पुराना था, बिना नाम, बिना मुहर, सिर्फ एक लकीर और वो रहस्यमयी वाक्य। बीरबल अब कुछ समझ चुके थे, लेकिन कुछ अभी भी अधूरा था। सादिक ने धीरे से कहा, एक बात और है, जब मैंने उस लकीर को पढ़ा तो लगा जैसे ये मेरी नहीं, किसी और की बात कह रही है, जैसे ये लकीर किसी को पहचान दिलाने आई है। एक अजीब प्रस्ताव उसी दिन दरबार में बीरबल ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। जहां अपना, क्यों ना हम दरबार में एक दिन पांव दिवस मनाएं, जिस दिन हर दरबारी, हर सिपाही और हर नौकर चाकर बिना नाम बताए अपने पैर इस कागज से मिलाए। अगर कोई उसमें फिट हो जाए तो सच्चा मालिक सामने आ जाएगा। अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, और अगर कोई फिट नहीं हुआ? बीरबल मुस्कुराए, तो सादिक झूठा और मैं भी। अकबर ने मंजूरी दी। दरबार में नया मोड़ पांव दिवस के दिन पूरे महल में हलचल थी। सैकड़ों लोग आए, हर किसी के पैर उस रहस्यमयी लकीर से मिलाए गए, पर कोई मेल नहीं खा रहा था। और अंत में एक नई आवाज आई, क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूं? सबने देखा, वो महल का सबसे नया बावर्ची था। नाम था रऊफ। सादिक ने कागज निकाला। रूफ ने अपने पैर रखे और पूरा दरबार चुप। लकीर में उसका पैर पूरी तरह से फिट बैठा था। बीरबल ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखें किसी और पर टिकी थीं, सादिक पर, क्योंकि सादिक की मुस्कान कुछ और कह रही थी। और उसी वक्त सादिक ने कहा, वो कागज असली नहीं था। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल ने सादिक की ओर देखा। अब तुम बताओगे कि असली मालिक कौन है? सादिक ने कहा, जिस दिन मैं दरबार लाया गया था उसी दिन असली मालिक भी आपके सामने था, और वो कोई और नहीं। उसके शब्द अधूरे ही थे कि महल की छत पर अचानक एक आवाज गूंजी, सादिक, तू नहीं बचेगा अब। और तभी बीरबल और वो मोची
जिसने राजा के जूते उतारकर दिल की बात कह दी। अंतिम भाग। सादिक, तू नहीं बचेगा अब, महल की छत से आई यह अचानक चीख पूरे दरबार को स्तब्ध कर गई। सबकी निगाहें ऊपर उठीं। एक नकाबपोश व्यक्ति काले लिबास में लिपटा हुआ महल की छत पर खड़ा था। उसके हाथ में एक धनुष था जिसकी दिशा सीधे सादिक की ओर थी। अकबर ने कड़क कर सिपाहियों को आदेश दिया, उस पर पकड़ बनाओ। पर नकाबपोश तेजी से छत की रेलिंग से नीचे कूदा। जैसे ही सिपाही भागे, वह महल की पिछली दीवार से फुर्ती से लटक कर नीचे कूद गया और भीड़ में गायब हो गया। बीरबल तुरंत सादिक के पास पहुंचे। कौन था वो? उन्होंने पूछा। सादिक अब पहले से ज्यादा गंभीर था। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, वही जिसकी वजह से मैं दरबार आया हूं, वही जिसने असली कागज को बदलवाया, और वो जानता है कि मुझे सच्चाई मालूम है। सच्चाई? अकबर ने पहली बार उत्सुकता से पूछा। सादिक ने गहरी सांस ली और बोले, हुजूर, अब वक्त है आपको बताने का कि वो लकीर और वो कागज क्या था। असली कहानी, करीब 10 साल पहले एक राज्य के वजीर की हत्या हुई थी। उसकी गद्दी खाली हो गई, लेकिन मरने से पहले वजीर ने एक कागज बनवाया था जिसमें उसकी मुहर नहीं थी, सिर्फ एक लकीर थी और एक वाक्य, जिसके पैर इस लकीर से मेल खाएं वही मेरी गद्दी का असली वारिस है। उस राज्य की परंपरा थी कि वजीर अपनी सत्ता किसी खून से नहीं, काबिलियत से सौंपता है। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। सादिक ने आगे कहा, पर उस कागज को छुपा लिया गया, एक नकली कागज बनवाया गया ताकि किसी और को बैठाया जा सके। पर असली कागज गलती से एक भिखारी के पुराने जूते में चला गया, जिसे बाद में मैंने मरम्मत के लिए पाया। तब तुमने सोचा उसे दरबार में लाकर असलियत उजागर करोगे? बीरबल ने कहा। नहीं। सादिक ने सिर हिलाया। मैं डर गया था, लेकिन जब आपने मेरी बातों पर ध्यान देना शुरू किया, जब आपने मुझसे पूछा, क्या तुम सिर्फ मोची हो, तभी मैंने तय किया कि अब बात छुपानी नहीं, खोलनी है। अकबर कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन वो कागज जिसे दरबार में लाया गया था, वो तो नकली था और उसमें रऊफ का पैर फिट आया। यही वो चाल थी, बीरबल बोले, जिससे सादिक ने सबको धोखे में रखकर असली दुश्मन को बाहर लाने की योजना बनाई थी। सादिक ने धीरे से स्वीकारा। मैं चाहता था वो नकाबपोश समझे कि मैंने सच्चाई नहीं बताई और वह अपना अगला कदम उठाए, और देखिए, वो अब खुलकर सामने आ गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां अपना, अब हमें असली कागज की तलाश करनी होगी और उस भिखारी सुब्बा से बात करनी होगी। सादिक ने जेब से एक पुराना तह किया हुआ कागज निकाला। यह असली है, उसने कहा। मैंने जानबूझकर इसे दरबार में नहीं लाया। डर था कि अगर वो नकाबपोश यह देख लेता तो यह कागज भी मिटा देता और सुब्बा भी। बीरबल ने वह कागज हाथ में लिया। कागज पुराना था, किनारों पर हल्का सा जला हुआ, पर लकीर साफ थी। नीचे लिखा था, जिसके पैर इस लकीर से मिले वह न्याय करेगा, और उसके निर्णय से न कोई ऊंचा होगा न नीचा, वह सच्चा वजीर होगा। अब बारी थी सुब्बा की परीक्षा की। सुब्बा की सच्चाई। सुब्बा को दोबारा बुलाया गया। वह कांप रहा था। सादिक ने उसकी ओर बढ़कर कहा, भैया, अब वक्त है सच का। सुब्बा ने अपने पैर उस लकीर पर रखे और इस बार पूरा दरबार सांसें थामे देखता रहा। फिट। पर अब भी शंका बाकी थी। अकबर ने कहा, अगर यही वजीर बनने लायक है तो इसकी समझ का भी इम्तिहान होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए। और वही मैं लूंगा। बीरबल ने 3 सवाल पूछे। 1, अगर 2 इंसान न्याय मांगते हैं और दोनों ही सही हों तो तुम किसे दोगे? सुब्बा बोला, जिसके साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि सही होना और अन्याय सहना 2 अलग बातें हैं। तो अगर तुम्हारा अपना भाई गलत निकले और सजा मिलनी हो तो क्या करोगे? अगर मैं सच्चा वजीर हूं तो उसका सगा नहीं हूं। कानून के सगे सब होते हैं और सब बराबर। 3, अगर राजा खुद गलत हो जाए तो? सुब्बा ने आंखें उठाकर सीधे अकबर की आंखों में देखा। तब मैं पहले खुद को सजा दूंगा कि मैं समय रहते सच न दिखा सका, और फिर राजा को आईना। पूरे दरबार में सन्नाटा था। अकबर बोले, और तुम्हारा नाम सुब्बा क्यों पड़ा? सुब्बा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि सब कुछ सहा मगर झुका नहीं, सब बर्दाश्त किया। अकबर ने कुर्सी से उठकर कहा, आज से तुम हमारे सलाहकार बनोगे। और बीरबल,
तुम्हारी पैनी नजर और सादिक की सूझबूझ ने जो न्याय लाया है वो सिर्फ इस दरबार नहीं, पूरे राज्य की ताकत है। बीरबल बोले, जहां सच्चाई को पांव मिले वहां झूठ कितना भी बड़ा जूता पहन ले फिसल ही जाता है। दरबार ठहाकों से गूंज गया। अंत का नया मोड़ बादशाह ने सादिक को राजकीय मोची घोषित किया, लेकिन साथ में उसे विशेष सलाहकारों की पंक्ति में भी एक जगह मिली। पैर पहचानने वाला अब इंसान नहीं, इंसानियत की भी पहचान करेगा, बीरबल ने कहा। अकबर ने मोहर लगाई और सुब्बा को कहा, जो तेरे भीतर है वो ताज से बड़ा है, चल, ताज अब सिर नहीं सेवा के लिए है। और उस शाम जब दरबार खत्म हुआ, बीरबल अकेले बैठकर कुछ लिख रहे थे। तभी एक सिपाही आया और बोला, हुजूर, महल के बाहर वही नकाब पोश दोबारा आया है, लेकिन इस बार उसने कहा है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली वजीर कौन था और किसने उसकी हत्या की। बीरबल ने कलम रखी और मुस्कुराकर बोला, अब कहानी पूरी नहीं, असली शुरू होने वाली है। समाप्त। अगली कहानी। एक मसाला बेचने वाला बोला, बीरबल की बातों में तेल नहीं घुलेगा। एक दिन की बात है, अकबर दरबार में ऊब कर बैठे थे। न कोई गंभीर मुद्दा था, न कोई नया वाद विवाद। बीरबल भी कुर्सी पर बैठे ऊंघते नजर आ रहे थे। इतने में महल के बाहर से आवाजें आने लगीं, गरम मसाला, रस भरा इलायची मसाला, हंसते हंसते चुटकी भर डालो और खाना। बोले, वाह, बीरबल की तरह जुबान पे जादू है। बीरबल चौंक कर उठे, महाराज, आपने सुना? अकबर हंसे, कहीं तुम्हारे नाम पर अब मसाले भी बिकने लगे क्या? उसी समय एक सिपाही भीतर आया। जहां पनाह, बाहर एक मसाले वाला खड़ा है, कह रहा है कि उसके मसाले इतने असरदार हैं कि अकबर दरबार की सारी बहसें वो ही सुलझा सकता है। बीरबल मुस्कुराए, अब कोई मसाला ही अगर बुद्धिमत्ता में मुझसे मुकाबला करना चाहे तो देखना चाहिए कि उसमें कितना जायका है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर बुलाया जाए। मसाले वाले की एंट्री दरबार के बीचों बीच एक रंग बिरंगे कपड़े पहने, लंबी मूंछों वाला, कांधे पर बंधी पोटली लिए एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दाखिल हुआ। नाम? बीरबल ने पूछा। नाम है फखरुद्दीन पाटिया मसालची, मिर्च से लेकर मिश्री तक बेचता हूं, पर आज एक और मसाला लाया हूं, अक्ल का मसाला। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। और यह मसाला कैसे काम करता है? बीरबल ने अब रुचि से पूछा। बस जुबान से बात निकालो और मेरे मसाले से मिलाओ। जो सच है वो खुद बोल उठेगा और जो झूठ है उसकी जबान जल उठेगी। अकबर चौंके, मतलब तुम झूठ और सच का फर्क मसाले से बता सकते हो? हुजूर, मेरे मसाले में चुटकी नहीं लगती, दिमाग लगते हैं। बीरबल अब सचमुच उत्सुक हो गए थे। मसालची की चुनौती, एक बात कहूं? फखरुद्दीन बोला। बीरबल को लोग चतुर कहते हैं, पर उनकी बातों में तेल नहीं घुलता। उनका जवाब मजेदार जरूर होता है, पर कभी कभी उसमें नमक कम पड़ता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल पहली बार ऐसे व्यक्ति से सुन रहे थे जिसने सार्वजनिक रूप से उन पर तंज कसा हो, और वो भी मसाले के बहाने। तो आप कह रहे हैं, बीरबल बोले, कि मेरी बुद्धिमत्ता फीकी है और आपका मसाला उसे स्वाद दे सकता है? नहीं हुजूर, फखरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बातों में स्वाद है, पर कभी कभी घमंड की मिर्च ज्यादा हो जाती है। मैं वही संतुलन लाने आया हूं। अकबर ने तुरंत ऐलान किया, तो फिर हो एक प्रतियोगिता, बीरबल बनाम फखरुद्दीन मसालची। मुकाबला शुरू। अकबर ने घोषणा की, 3 प्रश्न बीरबल पूछेंगे, 3 प्रश्न फखरुद्दीन। जो ज्यादा चतुर जवाब दे वही विजेता। पहला सवाल। बीरबल, अगर तुम्हें 2 बोरी मसाले मिले, एक में सच्चाई हो, एक में झूठ, तो तुम कैसे पहचानोगे कौन सी है? फखरुद्दीन, जिसमें सच्चाई है वो हल्की होगी, क्योंकि सच्चाई में दिखावा नहीं होता। झूठ भारी होता है, क्योंकि उसे संभालने में कई बहाने लगते हैं। दरबार में ठहाका। दूसरा सवाल। फखरुद्दीन, अगर दरबार के सारे मसाले एक आदमी खा जाए तो सबसे ज्यादा असर किस मसाले का होगा? बीरबल मुस्कुराए, नमक का, क्योंकि नमक अगर ज्यादा हो तो राजा भी गुलाम लगने लगे। अकबर खुद हंसी रोक नहीं पाए। चतुराई की परतें, सवाल जवाब मजेदार होते गए। फखरुद्दीन ने एक बार कहा, मैं मसाले बेचता हूं, पर दिल का सौदागर हूं। मेरी चटनी में खटास नहीं, सिर्फ सच्चाई है। बीरबल ने उसी अंदाज में जवाब दिया,
सच्चाई अगर सिर्फ चटनी में हो तो रोटी कौन खाएगा? पर अब फखरुद्दीन ने एक पर्चा निकाला, उस पर कुछ लिखा था और बोला, ये रही मेरी असली चुनौती। इसमें एक पहेली है, इसका जवाब अगर बीरबल न दे पाए तो मैं मानूंगा कि मेरी बातों में तेल नहीं घुला, और अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो मैं पूरी जिंदगी उनके नाम का मसाला बेचूंगा। बीरबल ने कागज लिया, उस पर लिखा था, एक ऐसा मसाला बताओ जो न बाजार में मिलता है न बर्तन में,